अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम शहजाद है और मेरा कुछ 17 साल का एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट और क्लाउड की लिफ्ट एंड शिफ्ट में। करंटली सीनियर सोल्यूशन आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल पार्टिसिपेंट, ऑफिशियल कंट्रीब्यूटर और मेरे पास कई इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, ट्रेनिंग है और इंटरनेशनली वर्किंग एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है। लोग मुझसे करंटली पूछते हैं कि आईटी की फील्ड बहुत बड़ी है, हमने इसके अंदर अपना कैरियर शुरू करना है, तो हम इसको कैसे क्या चूज़ करें, कैसे इसके साथ गेटिंग स्टार्टेड करें। तो उसके लिए यह है कि आपके पास फील्ड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने हाईलाइट की हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, क्लाउड डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर हार्डवेयर में फर्मवेयर वगैरह है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, CMS, CRM है, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह। तो ये सारे का सारा एरियाज हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, फिर उनकी सब फील्ड्स हैं। ये एक कन्फ्यूजन पैदा करती हैं जब कोई बंदा एक अपनी डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में। तो मेरी कोशिश है कि इन सारी फील्ड्स को सेग्रीगेट किया जाए, अलग अलग से डिफाइन किया जाए, बताया जाए कि कौन सी फील्ड में क्या हो रहा है। उसकी वजह से जो नए आने वाले लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर नए जो न्यू कमर्स हैं, प्रोफेशनलिज्म में आना चाह रहे हैं, उनके लिए एक क्लियर डायरेक्शन हो कि उन्हें इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसके लिए मैंने कुछ पिक ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं। जैसे आपके पास कोई मेजर फील्ड्स हैं आईटी की फील्ड में, तो वो यहाँ पे डिफाइन है कि आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसमें आपके डेटाबेस है, बायो इंफॉर्मेटिक्स वगैरह है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, उसमें कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, वायरलेस नेटवर्किंग है और काफ़ी सारी और फील्ड्स हैं। वन बाय वन हम इन पे गो थ्रू करेंगे, कुछ चीज़ें हाईलाइट करेंगे कि ये फील्ड है क्या, इसमें हो क्या रहा है, इसकी सब फील्ड्स कौन सी हैं, इसमें रोल्स क्या हैं और मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है। तो अभी कुछ मेजर चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मेजर फील्ड्स ऐसी हैं, मोस्ट कॉमन जो हैं वो हमारे पास ये 5 हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। अगर इसको नैरो डाउन किया जाए तो आ, एक हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे हम देखते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि एक डेवलपमेंट की फील्ड है, उसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन भी है, डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, वेब डेवलपमेंट भी है। अगर दूसरे एंड से देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दूसरी फील्ड, उसमें मशीन लर्निंग भी है, डीप लर्निंग भी है, रोबोटिक्स भी है, कंप्यूटर विजन भी है और बाकी चीज़ें हैं। डेटाबेस की फील्ड में देखा जाए तो डेटाबेस की डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह चीज़ों ये चीज़ें हैं आपके पास। वो एक फील्ड है, एक डिपार्टमेंट है पूरे का पूरा, और फिर कुछ रिसर्च वगैरह का काम है। अगर हम जब कोई भी स्टूडेंट्स वगैरह जब अपने फाइनल ईयर में होते हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, मार्केट में आना चाह रहे होते हैं, तो उनको कुछ परेशानी होती है, उनको कुछ फैसला करने में कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिन जो के फ्यूचर में उनके लिए बड़ी फ़ायदा मंद साबित हो सकती हैं, जिनको वो चूज़ करें तो उनका फ्यूचर जो है सेफ हो सकता है। तो उन्हीं पे हम बात कर रहे हैं अभी आगे चल के। यहाँ पे हमने फैसला ये करना है कि हमने अपने लिए कौन सी राइट चूज़ करनी है फील्ड। तो जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो उसमें कंफ्यूजन भी ज़्यादा होती है। जैसे कि एक सामने स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा कि मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपके पास एक जैसी ही हैं, कम से कम आपको दिखाई एक तरह की देती हैं, लेकिन आपको टेस्ट करने पे जो आपको जब आप उनको मुख्तसर करने जाते हैं, समराइज़ करने पे पता चलता है कि उसमें आपका फ्लेवर क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है और आपको चूज़ क्या करना है। बहुत सारे लोग गलत चीज़ें चूज़ कर लेते हैं, फिर जाके उनको अंदाज़ा होता है, लेकिन उस वक्त वो काफ़ी लेट हो जाते हैं, तो फिर उनको डिसीजन करने में काफ़ी मसला होता है, या वो रिवर्ट करते हैं या फिर उसी फील्ड को लेके चलते हैं। तो हमारे पास भी इसी तरह से करंट मार्केट में बहुत सारी चॉइसेस हैं। मेजर एरियाज अगर कैरियर के लिए देखे जाएं
तो मैंने उनको सेग्रीगेट किया है। हार्डवेयर की एक फील्ड होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग की। हम इनको डिफाइन करेंगे आगे जाके। अभी इनकी हेडिंग्स कुछ ऐसे हैं कि सॉफ्टवेयर की एक फील्ड होती है जिसमें डेस्कटॉप, वेब, मोबाइल, ऑफिस, क्लाउड की एप्लीकेशन की डेवलपमेंट होती है। नेटवर्किंग की एक फील्ड होती है जिसमें आप ऑन प्रेम पे या क्लाउड पे काम कर सकते हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फील्ड है जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर विजन भी है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, रोबोटिक्स है, फर्दर और चीज़ें हैं आपके पास। उसके बाद साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड है, साइबर सिक्योरिटी है, फिर उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वगैरह। तो इसमें आप ये करते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस से कैसे सेफ को रख सकते हैं। डेटा साइंसेस की एक फील्ड होती है जिसमें आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस वगैरह करते हैं। आप डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि बिजनेस के लिए यूज़फुल साबित होते हैं। मॉडलिंग कर सकते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि प्रिडिक्टिव वगैरह होती हैं, जो मुख्तलिफ फील्ड्स में अप्लाई होती हैं। आजकल इसकी वैसे भी बड़ी डिमांड है। डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस में डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस की डेवलपमेंट, डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस की एक फील्ड है जिसमें आप बिजनेस की वैल्यूज़ और की बेस पे कुछ रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं मल्टीपल आपके पास जो सोर्सेज होते हैं वहाँ से, और फिर डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको लोड करते हैं और उससे रिपोर्टिंग करते हैं एक बड़े लेवल पे। ब्लॉकचेन की एक फील्ड है, आजकल वैसे भी क्रिप्टो करेंसी अरूज पे है। तो ये बेसिकली वहीं से एक चीज़ चली हुई है कि एक ब्लॉकचेन है डिस्ट्रीब्यूटिव। आपके पास एक नेटवर्क है, एक डेटाबेस है जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आम डेटाबेस से हट के है क्योंकि इसका जो डेटाबेस होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल भी एक फील्ड है, एक डिपार्टमेंट है, वो होता है मोस्टली कंपनीज में जो कि मेक श्योर करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी के कुछ उसकी कंप्लायंस के मुताबिक है और जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर रहा है। फिर ग्राफिक्स और वेब डिज़ाइनिंग वाला की फील्ड आ जाती है, इसी के साथ गेम डिज़ाइनिंग और दिस एंड दैट वो भी आ जाता है। तो डिज़ाइनिंग वाला की फील्ड आ जाती है। अगर नेक्स्ट सेक्शन में हम चलें तो यहाँ फिर हम हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं कि आपके पास हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर हमारे पास तमाम वो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच कर सकें, महसूस कर सकें। जैसे कि आपके पास सीपीयू जो है वो, उसकी एग्जांपल ली जाए तो वो आपके पास एक हार्डवेयर है। मैं बेसिकली डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ हार्डवेयर को फर्मवेयर के साथ से। तो एक माइक्रो कंट्रोलर एक हार्डवेयर होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर एक हार्डवेयर हो सकता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो फर्मवेयर, फर्मवेयर आपके पास एक लाइट वेट प्रोग्राम होता है जो कि आपके किसी माइक्रो कंट्रोलर में या फिर आपके किसी माइक्रो प्रोसेसर में चल रहा होता है, और कुछ जो उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको चला रहा होता है। बहुत सारी चीज़ों में आपने सुना होगा कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड वगैरह का भी फर्मवेयर होता है, ऐसा कि बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं उनका भी फर्मवेयर होता है। तो ये फील्ड होती है जिसमें अंदर आप लो लेवल प्रोग्रामिंग यानी कि सी या सी प्लस प्लस में या पाइथन या कोई और लैंग्वेज यूज़ करके लो लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं जिसके थ्रू आप फर्मवेयर बना सकते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करती है और मुख्तलिफ ऑपरेशंस वगैरह करती है। हार्डवेयर की लो लेवल प्रोग्रामिंग जो होती है आपके पास उसमें वैसे तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उनसे रिलेटेड है क्योंकि वो माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं उनको प्रोग्राम कर रहे होते हैं, या तो वो चलते हैं आपके पास किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में। आजकल मार्केट में रास्पबेरी पाई वगैरह मौजूद है, आर्डिनो है, कुछ और इस तरह की डेवलपमेंट किट मौजूद है इंटेल वालों की, और भी काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स हैं जिनकी किट्स मौजूद हैं। उनके ऊपर या तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोड चलता है या फिर हम उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर पे। लाइक जो अर्डिनो का केस है उसमें ऐसा ही होता है कि माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर डायरेक्ट आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो इसमें एक मेजर फील्ड है जो कि आपके हमारे पास है आईओटी की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, इसको हम डिस्कस करेंगे
कि इंटरनेट थिंग्स की फील्ड क्या है, मॉडर्न दुनिया में ये यूज़ कैसे हो रही है, इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो हम आईओटी के अंदर जो डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं, जो आईओटी की डिवाइसेस होती हैं, उनके लिए फॉर्म वगैरह वगैरह बना सकते हैं, उस पे ऊपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो आईओटी को डिफाइन हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ हमारे पास डिवाइसेस होती हैं। वो कैमरा भी हो सकता है, वो कोई होम ऑटोमेशन का कोई टूल भी हो सकता है, या मल्टीपल किस्म के कोई भी सेंसर्स हैं, जिनसे एसी हो गया, जिससे आप कोई डेटा गेट कर रहे हैं सेंसर्स के थ्रू, और फिर आप उस डेटा को किसी नेटवर्क के थ्रू आगे भेज रहे हैं। आगे आपकी आईओटी की हब्स हो सकती हैं, जो कि आपको आपके इस रियल टाइम की स्ट्रीम को या रियल टाइम के डेटा को इंजेस्ट करती हैं, उसके ऊपर कोई रियल टाइम एनालिटिक कर सकती हैं, और देन उसको फर्दर कहीं पे स्टोर कर सकती हैं, डंप कर सकती हैं, और फिर उसमें थर्ड लेयर पे एप्लीकेशंस होती हैं जो कि उस डंप किए हुए डेटा को एक इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलती हैं। ये हमारे पास मोस्टली आईओटी का एक आर्किटेक्चर होता है। बेसिकली आईओटी में कोई भी डिवाइस आ सकती है, वो कोई गाड़ी भी हो सकती है, वो कोई फ्लीट मैनेजमेंट का एक नेटवर्क भी हो सकता है, वो आपके पास होम ऑटोमेशन में कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि जिसको एक यूनिवर्सल आईडी दिया जा रहा होता है, और उस आईडी को यूज़ करके वो डेटा ट्रांसफ़र कर रही होती है नेटवर्क के थ्रू, जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन वगैरह के को बहुत कम कर देता है, और एक मशीन दूसरी मशीन को डेटा सेंड कर रही होती है। काम ये इसी तरह करती है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं आईओटी की डिवाइसेस से, चाहे वो सेंसर्स हों, एंटेनाज हों, माइक्रो कंट्रोलर्स हों, और कोई आईओटी हब दरमियान में, या कोई आईओटी का गेटवे, जैसे कि हमारे पास रास्पबेरी पाई वगैरह, वो एज अ गेटवे यूज़ हो सकता है, जो कि आपके सेंसर से डेटा गेट करता है, और फिर उसको आगे फर्दर किसी क्लाउड के नेटवर्क पे या ऑन-प्रेम के किसी नेटवर्क के ऊपर वो डेटा आगे सेंड कर रहा होता है, जिसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है, और फिर उससे रिपोर्ट्स वगैरह प्रोड्यूस की जाती हैं। हमारे पास आईओटी के कई एडवांटेजेस हैं। सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से देखा जाए, रियल टाइम में अगर आप देखें तो होम ऑटोमेशन वगैरह के सिलसिले में, ये फ्लीट मैनेजमेंट के सिलसिले में, जिसमें जीपीएस के मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि आपको रियल टाइम में डेटा ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, और फर्दर इंफॉर्मेशन भी फ्लीट की आपको मिल रही होती है। इससे आगे हमारे पास कुछ रोल्स हैं कि एक आईओटी की फील्ड के अंदर रोल कौन कौन से होते हैं। आईओटी के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, आईओटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्ट हो सकता है, आईओटी का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, आईओटी का वल्नरेबिलिटी जो है उनको उनका एक साइबर इंजीनियर हो सकता है, टेस्ट इंजीनियर हो सकता है आपके पास। इससे आगे हमारे पास फील्ड आती है जी सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की फील्ड क्या है, और इसके ऊपर हमने क्या आगे डिस्कस करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड के बारे में अगर बात की जाए, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, सब फील्ड्स आ जाती हैं, जो कि आपके पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्लाउड की एप्लीकेशन की डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट है, सीएमएस और सीआरएम की डेवलपमेंट है। इसमें ऑफिस की ऑटोमेशन और कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह छोटी छोटी फील्ड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेजर यही वाली आपके पास फील्ड्स हैं जिनको हम जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो हम इनकी डिटेल पे बाद में जाएंगे, अभी इनको शॉर्टली में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, कि जो लेजेसी ऐप्स थी, या जो हमारे पास इंटरनेट के बगैर भी ऐप काम कर सकती हैं ऑफलाइन मोड में, वो डेस्कटॉप ऐप्स होती हैं या विंडोज़ ऐप्स होती हैं। विंडोज़ ऐप इसलिए नहीं कह रहे कि बहुत सारी ऐप्स मैक और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की भी हैं, तो इसलिए वो जेनेरिकली डेस्कटॉप की ऐप्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल टूल्स होते हैं जो कि ऑफलाइन मोड में चल रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास विंडोज़ की ऐप्स हैं, पेंट हो गया, या बाकी दूसरी तीसरी ऐप्स हो गई, कैलकुलेटर दिस एंड दैट, ये सारी की सारी डेस्कटॉप ऐप्स होती हैं। इसमें आपके पास वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह आ जाती है, जिसमें वेब प्रोग्रामिंग वगैरह आ जाती है, जिसमें मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके बहुत से लोग स्टैटिक और डायनामिक
वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं या वेब एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं, जिसका मोस्टली बहुत ही ट्रेंड है पिछले कई सालों से, और ज़्यादातर लोग इसी पे ही काम कर रहे हैं। मोबाइल की एप्लीकेशन की डेवलपमेंट है, ये नेटिव भी है, और इसमें हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स भी आ जाते हैं, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर क्लाउड का एक ट्रेंड है कि क्लाउड के ऊपर एप्लीकेशंस होनी चाहिए, मोस्टली जो भी काम है, ठीक है, वो क्लाउड पे होना चाहिए। क्लाउड नेटिव एप्स हों या क्लाउड रेडी हों या क्लाउड ऑप्टिमाइज्ड हों, ये भी हम डिस्कस करेंगे जब, तो उसमें सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। फिर ब्लॉकचेन है, इसको मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव आपके पास नेटवर्क है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, और हर इसके डेटाबेस की एक चेन ऐसे होती है कि हर प्रीवियस ब्लॉक जो है वो इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर रखता है अपने से एक पिछली नोड की। तो ये एक चेन होती है जिसके अंदर ब्लॉक्स डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, और उस केस में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर होता है। इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम डेटा सेव करते हैं ताकि वो डेटा टेम्पर ना हो सके। तो CMS और CRM वगैरह हैं कल, जिसमें हमारे पास काफ़ी पावरफुल टूल्स मौजूद हैं, जिससे डायनामिक 365 है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और हमारे पास CMS वगैरह हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जिनमें कुछ ओपन सोर्स हैं और कुछ माइक्रोसॉफ्ट के स्पेसिफिक हैं। तो डेस्कटॉप की फील्ड में जो रोल्स वगैरह होते हैं वो आपके पास विंडोज़ के डेस्कटॉप डेवलपर्स होते हैं, या फिर कोई भी डेस्कटॉप की एप्स उनके डेवलपर्स होते हैं। इसी तरह सिमिलरली WPF के डेवलपर्स होते हैं। हम WPF को भी डिफाइन करेंगे कि WPF क्या है, विंडोज़ फॉर्म्स वगैरह क्या है, उन पे एप्लीकेशन वगैरह जो बनती हैं, उनके क्या फ़ायदे वगैरह हैं। तो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है जिसमें आपके पास अभी मॉडर्न, अगर उसमें स्कोप में देखा जाए, मॉडर्न रोल्स के हिसाब से देखा जाए, तो बैकएंड के डेवलपर्स होते हैं, APIs वगैरह पे जो काम कर रहे होते हैं। फ्रंट एंड के अलग से डेवलपर होते हैं जो कि कोई फ्रेमवर्क्स फ्रंट एंड के यूज़ करके या फिर कुछ कस्टम CSS और HTML को यूज़ करके काम कर रहे होते हैं, जिसमें वो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं। फुल स्टैक के डेवलपर होते हैं जो कि मीन या मर्ज डेवलपर्स होते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं जो कि बैक एंड का और फ्रंट एंड का दोनों का काम इकट्ठा कर देते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट है इस तरह से, तो उसमें हमारे पास नेटिव ऐप डेवलपर्स होते हैं, हाइब्रिड ऐप के डेवलपर्स होते हैं, जो कि इसमें कुछ एक डिज़ाइनर का रोल भी होता है कि जो कि मोबाइल के लिए स्पेसिफिकली UI UX वाला डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग के अंदर वो UI UX वाला पार्ट भी आ जाता है। वो वेबसाइट के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो मोबाइल के लिए भी कोई UI UX का काम कर सकते हैं। क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमारे पास क्लाउड के ऐप डेवलपर होते हैं, क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे पास सोल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं, और क्लाउड की लेजेसी ऐप्स को मूव करने के लिए भी एक रोल होता है। तो ऑफिस 365 की ऐप डेवलप जो होती हैं उनके लिए भी है डेवलपर्स होते हैं, ये भी एक रोल है जिसकी मार्केट में डिमांड है। इसी तरह ब्लॉकचेन के डेवलपर्स होते हैं, और फिर हमारे पास आ जाता है CMS और CRM, तो इसके भी हमारे पास मुख्तलिफ डेवलपर्स होते हैं, ये रोल। नेटवर्किंग के फील्ड के हवाले से बात की जाए तो हमारे पास नेटवर्क कई किस्म के होते हैं, जैसे कि वायरलेस एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो अगर देखा जाए तो नेटवर्क को हम कह सकते हैं कि आपका नेटवर्क ऑन प्रेम्स पे है, या फिर आपके नेटवर्क जो है वो क्लाउड पे है, या फिर दोनों एक हाइब्रिड नेटवर्क की सूरत में आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे मोस्टली बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंपनीज ने अब मूव कर दिया है ऑन प्रेम से क्लाउड की तरफ, तो आज का दौर भी क्लाउड का ही है। तो मोस्टली नेटवर्क के अंदर आपके पास कुछ सर्वर्स होते हैं, चाहे वो वेब सर्वर हो या फाइल सर्वर हो या डेटा सर्वर हो या एक्सचेंज सर्वर हो, कोई भी, वो किसी नेटवर्क के ऊपर आपस में कनेक्टेड होते हैं। उनके अंदर कोई ऐसे मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं, या वो वायरलेस राउटर होंगे, मॉडेम होंगे, स्विचेस होंगे। तो चाहे ये छोटा सा नेटवर्क हो, चाहे ये बड़ा हो, या चाहे ये कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, कुछ भी हो, ये इंटरनेट के थ्रू या इंट्रानेट के थ्रू, ठीक है, ये आपस में लिंक होता है।
तो ये वैसे ही फील्ड होती है नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क में यही है कि आप जो रिमोट मशीन्स होती हैं उनको आपस में किसी तरह कनेक्ट करते हैं, चाहे वो स्केल लेवल छोटा हो या फिर बड़ा हो। सिक्योरली वो कैसे आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, यही उसकी टेक्निक्स होती हैं। कौन क्या उसके अंदर आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है, क्या लेआउट है, आप कौन से लेयर की सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें चीज़ें यही होती हैं जो कोई समझ ले कि स्विचेस क्या होते हैं आपके पास, एक्सेस पॉइंट्स क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, क्लाइंट आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, राउटर्स एंड फायरवॉल, नेटवर्क स्पेशलिस्ट क्या कौन होता है, क्या करता है, लेआउट कैसे डिज़ाइन करता है। यही कुछ इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे चल के। रोल्स इसकी फील्ड में हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्ट होता है, वायरलेस नेटवर्क इंजीनियर होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, नेटवर्क का मैनेजर होता है, और सिक्योरिटी की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा होता है कोई रोल। इसमें मोस्टली लोग जो होते हैं डोमेन्स एंड सब डोमेन्स और एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क वगैरह को मैनेज करने के लिए होते हैं, जो कि पॉलिसीज़ वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी हार्डवेयर पे लाइक फायरवॉल्स पे या किसी सॉफ्टवेयर पे लाइक विंडोज़ पे। पॉलिसीज़ वो जो कि एक कंपनी की होती हैं उनको किसी तरीके से इम्पोज किया जाता है, लाइक किसी को यूएसबी की एक्सेस नहीं देनी, लाइक किसी के कोई डेस्कटॉप पे या किसी के कंप्यूटर पे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगानी है, या किसी को एडिटिंग अलाउ नहीं करनी रजिस्ट्रीज वगैरह में। इस तरह की कोई भी किसी किस्म की भी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इम्पोज कर सकते हैं। तो इस फील्ड में ज़्यादातर ऐसा ही है। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर बात की जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक डेफिनेशन यही है कि कंप्यूटर के सिस्टम के रिसोर्सेज आप एक्टिवली मैनेज किए बगैर किसी भी थर्ड पार्टी से किसी भी क्लाउड के प्रोवाइडर से ले सकते हैं। आपकी जितनी ज़रूरत है आप उतनी कंप्यूट पावर ले लें, आप उतनी स्टोरेज ले लें, आप उतने रिसोर्सेज यूज़ कर लें, और उसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर दें क्लाउड के प्रोवाइडर को। बजाय इसके कि आप एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मशीन्स एंड सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स और इन चीज़ों को अपने पास मैनेज करें, यानी हर एक कंपनी बजाय इसके कि अपने लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करे, मार्केट में आपको ये वाले रिसोर्सेज अवेलेबल मिल जाते हैं बहुत सारे प्रोवाइडर्स। आप उनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, अपनी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक पे एज गो की प्लान चूज़ कर सकते हैं, और फिर आप अपनी एप्लीकेशंस वगैरह को सिक्योरली वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसकी मेंटेनेंस की, इसकी अवेलेबिलिटी की और इसकी सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्लाउड के प्रोवाइडर की होती है, जो कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट में डिफाइंड होती हैं। क्लाउड कंप्यूटर में मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, जैसे कि एप्लीकेशन एज अ सर्विस क्लाउड में मौजूद होती है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मौजूद होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मौजूद होती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, फंक्शन एज अ सर्विस। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। हमें अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड के प्रोवाइडर का यूज़ करना है तो वो हमें कंप्यूट पावर यानी अपने सीपीयूज़ वगैरह, साथ में स्टोरेज वगैरह और नेटवर्क वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, और उसका के लिए चार्ज करते हैं। अगर प्लेटफॉर्म चाहिए तो प्लेटफॉर्म में हमारे पास उनकी तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आपके पास एक वेब सर्वर के ऊपर अगर आप एक वेब ऐप की सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म में जो ओएस है वो भी आपको अवेलेबल है प्लेटफॉर्म का, बाकी जो और रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल हैं। आपको आईएएस वगैरह या कोई वेब सर्वर भी डिप्लॉय मिला है। एप्लीकेशन एज अ सर्विस, आपने सिर्फ जाना है, एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है और चलानी शुरू कर देनी है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपके पास एक मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि मौजूद होता है, जो यूजुअली एक मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट में चल रहा होता है, जैसे कि ऑफिस 365 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर कोई भी टेनेंट रजिस्टर हो सकता है।
सब्सक्रिप्शन ले सकता है और उसके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। इसी तरह से हमारे पास फंक्शन एज अ सर्विस हैं और बाकी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली एप्लीकेशन एज अ सर्विस या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। अगर आप मैनेज डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं तो मैनेज डेटाबेस के इंस्टेंसेस भी मौजूद हैं क्लाउड के ऊपर। वहाँ पे भी आपके पास वो आपको प्लेटफॉर्म क्लाउड के प्रोवाइडर का इंस्टॉलेशन वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस क्लाउड की है। आपने सिर्फ उन चीज़ों को यूज़ करना है और उसके लिए पेमेंट करनी है आपने। क्लाउड के ऊपर रोल्स, क्लाउड आर्किटेक्ट होता है, सिक्योरिटी का इंजीनियर होता है, डेवऑप्स का इंजीनियर होता है, डेटा का इंजीनियर होता है, फुल स्टैक इंजीनियर होता है, क्यूए का इंजीनियर, नेटवर्क आर्किटेक्ट, डिजिटल स्किल ऑफिसर। तो इस तरह के रोल्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्लाउड आर्किटेक्ट और क्लाउड डेवलपर और डेवऑप्स के इंजीनियर वगैरह की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास मशीन्स जो होती हैं उनको इस कदर इंटेलिजेंट बनाया जाता है कि वो एक्ट कर सकें ह्यूमंस की तरह, ह्यूमंस के ब्रेन की तरह वो सोच सकें और उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, किसी कंक्लूजन के साथ आ सकें। हमें कुछ लर्निंग की और प्लानिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, स्पीच रिकग्निशन वगैरह की कुछ टेक्निक्स वगैरह सिखानी पड़ती हैं मशीन को ताकि वो इंटेलिजेंटली बिहेव कर सकें। वैसे ये ओवरऑल रिपोर्ट है कि 32% ऑलमोस्ट 32% जो वॉइस रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, मार्केट में वो एआई बेस ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तकरीबन 16% जो अमेरिकन जॉब्स वगैरह थी वो भी रिमूव कर दी हैं। और एप्पल के जो फ़ोन है उनके जो ओनर्स वगैरह हैं वो यूज़ कर रहे हैं सीरीज़ की वॉइस रिकग्निशन कैपेबिलिटीज़ को। तो ये तो ओवरऑल बड़ी मुख्तसर सी रिपोर्ट है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो बहुत सारा काम है पहले, आज से पहले लोग करते थे या प्रोग्रामर्स करते थे या डेवलपर्स करते थे, अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिदम्स हैं उनकी बेस पे काम हो रहा है। गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स हैं जो कि हमारे पास सर्च इंजन वगैरह के जो रैंकिंग होती है, जो ऑप्टिमाइजेशंस और जो अदर ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करती है, ब्लैक लिस्ट करती है कुछ साइट्स को, किसी को वाइट लिस्ट करती है, प्रमोट करती है, दिस एंड दैट। इसकी सब फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। न्यूरल नेटवर्क है, इसमें एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन है, कंप्यूटर विजन है, रोबोटिक्स है, एक्सपर्ट सिस्टम है, स्पीच प्रोसेसिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है। डेटा से रिलेटेड जो लोग ज़्यादा काम करते हैं तो वो डीप लर्निंग वगैरह पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। डीप लर्निंग में होता क्या है कि हमारे पास एक फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके आगे फिर हमारे पास एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग की। तो कुछ इराज की डिटेल लिखी हुई है कि किस इरा में सबसे ज़्यादा स्कोप किसका था। तो अभी आगे जो 2040 तक जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो डीप लर्निंग का ही ज़्यादा है, जिसमें आप मुख्तलिफ डेटा की बेस पे कुछ एनालिसिस करते हैं, कोई ऐसा कोई एल्गोरिदम्स मल्टीपल यूज़ करके कोई ऐसा मॉडल बनाते हैं जो एक या ज़्यादा पैरामीटर्स ले सके और उसकी बेस पे कोई प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सके या कोई कंक्लूजन दे सके। यानी कि हम अपने डेटा की बेस पे सुपरवाइज या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के टेक्निक्स के थ्रू इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास जो भी एनालिसिस है वो यूज़फुल हो बिजनेस के लिए। हमारे पास कुछ एग्जांपल है कि मशीन लर्निंग आपके पास कुछ इस तरह से है कि आप कुछ इनपुट देते हैं डिसीजन ट्री में, फिर उसकी बेस पे आप कोई कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जिसमें आप ये फैसला कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन डीप लर्निंग में आप फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं और आउटपुट देते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर देखा जाए तो
मुख्तलिफ डेटा अगर डिफरेंट कैटेगरीज का एज अ इनपुट प्रोवाइड किया जाए, उसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट किए जाएँ, क्लासिफिकेशन उनकी की जाए, तो तब हमारे पास एक डिसीजन निकलता है कि आया ये जो चीज़ है, इनपुट जो है, ठीक है, ये कार है या नहीं है। इमेज की क्लासिफिकेशन के हवाले से बात की जाए तो मुख्तलिफ इमेजेस से कंप्यूटर को सिखाया जाता है कि ये काफ़ी सारे इमेजेस हैं, आप इनसे एक कंक्लूजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि रियल टाइम पे कोई इमेज एज इनपुट दिया जाता है सिस्टम को, और वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, उन इमेजेस के कंक्लूजन की बेस पे ये डिसीजन लेता है कि ये इमेज किस कैटेगरी का है। इमेज की जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें, या फिर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करके बताता है कि ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है। तो ये सारा हमारे पास जो पॉसिबल है वो डीप लर्निंग के थ्रू ही है। एक डेली लाइफ की यूजेज की एग्जांपल है, ठीक है, कि हमारे पास जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें भी हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक ही बंदे के कई फेसेस मुख्तलिफ एंगल से हम सेव कर सकते हैं, और फिर जैसे ही वो बंदा रियल टाइम में आएगा, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। रोल्स इसमें डेटा इंजीनियर का रोल है, डिसीजन मेकर का है, एनालिस्ट का है, एक्सपर्ट एनालिस्ट का है। हमारे पास और अप्लाइड मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल है, और काफ़ी सारे और रोल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रोल्स होते हैं, ठीक है, वो डेटा डेटा साइंसेस वालों के, डेटा इंजीनियरिंग के, या डेटा साइंटिस्ट के रोल होते हैं, जो कि अप्लाई होते हैं, जिसमें डेटा का एनालिटिक्स भी किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, और डेटा कलेक्शन स्पेशलिस्ट होते हैं। प्रैक्टिकली इस तरह के रोल्स जो होते हैं वो अप्लाई करते होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट में डेटाबेस की डिज़ाइन, उसकी डेवलपमेंट आ जाती है, जिसके अंदर हम डिज़ाइनिंग में हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं, उसकी बेस पे एक इंटरनल और एक्सटर्नल डिज़ाइन बनता है, इसमें हम जो अगर उसको थ्री कैटेगरीज में देखा जाए तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम एक प्लानिंग करते हैं, सिस्टम की डेफिनेशंस की जाती है, उसमें डिफाइन किया जाता है सिस्टम को। फिर डेटाबेस डिज़ाइनिंग में हम लॉजिकली और फिजिकली मॉडल वगैरह डिज़ाइन करते हैं, और फिर हमारे पास उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो भी DBMS वगैरह होता है उसके अंदर। अगर इसको मज़ीद देखा जाए, ठीक है, तो इसमें हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज़ है, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं। इसमें एक स्टेज होती है जिसमें एक लाइफ साइकिल का कि पहला पार्ट होता है, जिसमें हमारी कंसंट्रेशन होती है सिस्टम की, जो एंटिटीज़ वगैरह होती हैं, हम उनको डिफ़ाइन कर सकें, बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन कर सकें, स्कोप को डिफ़ाइन कर सकें, और फिर उसके बाद हम लॉजिकल मॉडल और फिजिकल मॉडल की तरफ जाते हैं, जिसके बाद फिर हमारे पास उसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर इसको मज़ीद आगे देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो एंटिटीज़ वगैरह हमारे पास पेपर की फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में भी हो सकती हैं, लेकिन जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम स्कीमा को, लॉजिकल स्कीमा को डिफाइन कर सकते हैं। फिर वहाँ से हम फिजिकली स्कीमा में जा सकते हैं, और फिर प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास इसमें एक चीज़ है, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटाबेस को मेंटेन करके रखे, उसकी सिक्योरिटी को, उसके इंस्टेंसेस को, उसके बैकअप्स को। बाकी मुख्तलिफ डेटाबेसेस मौजूद हैं कम अभी मार्केट में, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल, और काफ़ी सारे अदर डेटाबेसेस मौजूद हैं। तो अभी तो मार्केट में एसक्यूएल के साथ नो एसक्यूएल भी मौजूद है, जिसमें अगर आपके पास आपका स्कीमा वैरी कर रहा हो या फिक्स ना हो तो आप डेटा यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर डेटा डॉक्यूमेंट की सूरत में है, आप सेव कर सकते हैं, ब्लॉक की सूरत में है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, GIS वगैरह का डेटा है तो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे डेटा बेसिस मौजूद हैं क्लाउड के ऊपर भी, जैसे कॉस्मस DB है, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस ग्लोबली जो है
वो अवेलेबल है, डायनमो डीबी AWS वगैरह पे है। रोल्स वगैरह इसमें यही होते हैं कि सिस्टम का डीबी होता है, डेवलपमेंट का डीबी होता है, एप्लीकेशन का डीबी होता है, डेटाबेस का डिज़ाइनर होता है आपके पास, डेवलपमेंट वाला एक बंदा होता है जो कि काम कर रहा होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस के मुतालिक बात की जाए तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास डेटा बड़ी ही ह्यूज फॉर्म में होता है, यानी जिन्होंने काफ़ी ऐसे से डेटा गैदर कर रखा होता है, उनके पास कुछ डेटा मौजूद होता है जिसके ऊपर अगर कुछ काम किया जाए, जिसके ऊपर कोई ख़ास पैटर्न्स ढूंढे जाएं, जिसके अंदर कुछ खास एनालिसिस किया जाए, तो कुछ ऐसा यूज़फुल डेटा आपके पास इंफॉर्मेशन में बदला जा सकता है कि जो कि कंपनीज के लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसके ऊपर हम इंटेलिजेंटली उसका एनालिटिक करते हैं और फिर वो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, एनालिटिकल प्रोसेसिंग। फिर कुछ पैटर्न्स वगैरह विजिबल होते हैं और उनको यूज़ करके कुछ मॉडल्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, और उनकी जो आउटपुट निकलेगी या कोई रिपोर्टिंग वगैरह करेंगे वो इस सूरत में होगी या इस फॉर्मेट में होगी जो कि बिज़नेस को ग्रो करने में या बिज़नेस को एनालाइज करने में, उनके उनके जो गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करने में हेल्प करेगी। तो बीआई में स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर डेटा दोनों तरह का हो सकता है, किसी भी जगह से या मल्टीपल सोर्सेज से वो डेटा गेट कर सकती है। मोस्टली डेटा वेयर हाउसेज वगैरह होते हैं जहाँ से डेटा को गेट किया जाता है, बिजनेस इंटेलिजेंस में उसके ऊपर काम किया जाता है और फिर उससे रिपोर्टिंग वगैरह की जाती है। हाँ, बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में फ़र्क यही है कि जो बिजनेस इंटेलिजेंस होती है वो पास्ट के डेटा से या करंट जो डेटा होता है उससे डील कर रही होती है, और जो डेटा साइंस है वो आपके पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस वगैरह करती है या फिर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वगैरह कर रही होती है, वो फ्यूचर से मोर लेस जो है उससे ज़्यादा रिलेटेड होती है। डेटा एनालिसिस और डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस, ये क्या चीज़ें हैं? डेटा एनालिसिस ये होता है कि आप एक हाइपोथेसिस पे पहुंचते हैं कि आपने कोई मार्केटिंग कैंपेन की है, तो इसमें डेटा की परवाह नहीं की जाती कि उसका साइज़ क्या है, बस सिर्फ ये देखा जाता है कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो थी वो क्या है। डेटा माइनिंग में आप किसी लार्ज डेटा सेट के ऊपर कोई पैटर्न्स वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं, कोई एल्गोरिदम्स या कोई स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, और फिर आपके पास कोई पैटर्न्स वगैरह सामने आते हैं और उनको आप अगर रीयूज़ करें मॉडल, जो उनको आप यूज़ करें मॉडल में, उस मॉडल को डिफरेंट पैरामीटर दें तो वो आपको यूज़फुल फॉर्मेट में रिपोर्टिंग वगैरह देता है। डेटा वेयर हाउस एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक्चुअली मसला ये होता है कि जब आप डेटा बेस में डेटा सेव करने जाते हैं तो वो OLTP होता है, यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आप कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि एक ख़ास हद तक डेटा आपका जा सकता है, तो रिपोर्टिंग अगर आप OLTP पे करेंगे इस तरह के डेटा बेसिस पे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उसका सलूशन ये होता है कि हमारे पास OLAP टाइप की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, यानी एनालिसिस एनालिटिकल प्रोसेसिंग की जाती है डेटा के ऊपर। तो उसमें ये होता है कि कुछ टेक्निक्स होती हैं डेटा वेयर हाउस की जो अप्लाई की जाती हैं, जिनके बाद आपके पास यानी कुछ स्कीमर्स वगैरह अप्लाई किए जाते हैं जिनमें मोस्टली स्नोफ्लेक और अदर टाइप का स्कीमा होता है जिसमें फैक्ट एंड डायमेंशंस टाइप के टेबल आइडेंटिफाई किए जाते हैं और फिर उनसे रिपोर्टिंग की जाती है। तो इसमें रिलेशनल रिलेशनशिप और रिलेशनल स्कीमास वगैरह पे फोकस नहीं किया जाता। यहाँ पे अपनी टेक्निक्स होती हैं कि बिग डेटा को टेबल्स में कैसे मैनेज किया जाए और फिर उससे रिपोर्टिंग की जाती है। तो डेटा वेयर हाउस जो है ये सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, और फिर उससे तेज़ी के साथ प्रोसेसिंग की जा सकती है बजाय बजाय जो OLTP के ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करने के, जाइंस करने के, हमारे पास बिग टेबल्स होते हैं उनसे रिपोर्टिंग करते हैं। रोल्स इसमें BI एनालिस्ट का होता है या फिर मैनेजर वगैरह हो सकता है, BI के डेवलपर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, और BI के आपके पास टेस्टर्स वगैरह होते हैं। साइबर सिक्योरिटी के
हवाले से अगर बात की जाए तो साइबर सिक्योरिटी आपके पास ये होती है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है आपके नेटवर्क के ऊपर, आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर और आपके हार्डवेयर के ऊपर, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो किसी भी तरह से मिसयूज़ ना हो सके, मिस डायरेक्शन ना हो सके, गलत हाथों में, गलत लोगों तक ना पहुंच सके। तो ये अभी इस फील्ड की बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है, बिकॉज हमारे पास जो वायरलेस नेटवर्क हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ और ये जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, यहाँ इनको हैक करना लोगों के लिए थ्रू जिस ये जो हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम है, या पैकेट स्निफिंग के थ्रू या कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके, ठीक है, उनके लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं, ठीक है, जो आपके वायरलेस डेटा को स्निफ कर सकती हैं। या इसमें कई और भी चीज़ें हैं, वायरलेस स्निफिंग वाला तो, पैकेट स्निफिंग तो एक पॉसिबल टाइप ऑफ फैक्टर है। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना, एक बंदे की प्राइवेसी को सिक्योर करना, या आपका डेटा, सेंसिटिव डेटा को सिक्योर करना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सिक्योरिटी में हमारे पास नेटवर्क की सिक्योरिटी आ जाती है, हमारे पास सर्वर्स की, मोबाइल की डिवाइसेस की, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की, नेटवर्क्स की सिक्योरिटी है, जो मिलिशियस अटैक्स वगैरह होते हैं उनसे बचना भी सिक्योरिटी है, यूज़र्स जो आपके पास मौजूद होते हैं उनको सेव करना उनकी सिक्योरिटी होती है। एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी हमारे पास ये होती है कि आपके पास जो भी एप्लीकेशंस हैं वो फ्री ऑफ थ्रेड्स हों, आपके पास, आपके यूज़र के पास लेटेस्ट किस्म के एंटीवायरस, उसकी डेफिनेशंस वगैरह मौजूद हों, ताकि आप लेटेस्ट किस्म के थ्रेड्स वगैरह से बच सकें, मेलवेयर से, एडवेयर से, दूसरी चीज़ों से। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपकी प्रोटेक्ट करती है आपकी प्राइवेसी को, आपकी स्टोरेज को और बाकी चीज़ों को। ऑपरेशन सिक्योरिटी होती है आपके पास, जिसमें आप यूज़र की एक स्पेसिफिकली परमिशंस देते हैं किसी ऑपरेशंस या किसी एक्शन को परफॉर्म करने के। डिज़ास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी भी होती है कि अगर आपके पास कोई डिज़ास्टर ऐसा हो जाए जिसमें आपके डेटा लॉस होने का ख़तरा हो, तो आपके पास क्या स्ट्रेटजीज वगैरह होंगी, किस तरह से आप उसको सिक्योर करेंगे या कुछ और। यूज़र को एजुकेट करना भी एक पार्ट होता है सिक्योरिटी का, कि आपका यूज़र्स भी वेल ट्रेन हो, उसके पास अगर कोई अटैचमेंट्स वगैरह आ जाए तो उसको पता हो कि अननोन जो नॉन वेरीफाई सेंडर होते हैं उनकी तरफ से है, तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। स्केल ऑफ साइबर थ्रेट ये है कि हमारे पास पिछले कुछ अरसे में बहुत ही ज़्यादा साइबर अटैक्स हुए और उन्होंने लोगों का बहुत ज़्यादा डेटा चोरी किया है, ठीक है। एक शॉकिंग न्यूज़ ये है कि 7.9 बिलियन रिकॉर्ड्स हैव बीन एक्सपोज्ड बाय डेटा ब्रीचेस इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ द 2019 लोन। तो 2019 में आप देखें तो 7.9 बिलियन रिकॉर्ड जो है वो एक्सपोज हुए हैं। मेडिकल की सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और कुछ पब्लिक एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन वगैरह होती हैं जो कि साइबर क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट करती हैं और वो ज़्यादा अटैक करते हैं इस पर। तो इस कदर ज़्यादा जो साइबर अटैक्स हुए हैं, तो अभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी अपने आप को सिक्योर किया है इन साइबर अटैक से, और बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है कि साइबर अटैक्स वाले से बच जाए। तो साइबर सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस पे एक मैसिव अमाउंट, एक 133.7 बिलियन डॉलर जो है वो इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन ने प्रिडिक्ट किया है कि वर्ल्ड वाइड ये स्पेंड जो है वो हुआ। गवर्नमेंट्स का डेटा भी उन्होंने सिक्योर करने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, इवन माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी पैसा स्पेंड किया हुआ है। तो थ्रेट्स किस किस्म की होती हैं? साइबर क्राइम हो सकता है कोई भी, जिसमें एक या कोई फाइनेंशियली, या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिकली सिंगल बंदा या ग्रुप आपको टारगेट करे, ठीक है, और किसी किस्म का लॉस पहुंचाए। साइबर अटैक जो है वो आपके पास पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है कि आपको मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, किसी काम के लिए, और फिर आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। साइबर टेररिज्म में फीलिंग फैलाना, खौफ फैलाना या पैनिक क्रिएट करना, ये इस तरह की चीज़ें आती हैं।
तो मुख्तलिफ़ किस्म के इसके एरियाज़ होते हैं। एप्लीकेशन की सिक्योरिटी होती है, डेटा लॉस प्रिवेंशन होती है, फोरेंसिक होती हैं, इंसिडेंट रिस्पांस, नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है, थ्रेड इंटेलिजेंस होती है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट होती है। इसके बहुत सारे एरियाज़ होते हैं। इसमें रोल्स आपके पास साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलिस्ट का होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, और हमारे पास टेक्नीशियंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह के होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी फील्ड है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हर एक की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की। ब्लॉकचेन के मतलब अगर बात की जाए तो ब्लॉकचेन डेटाबेस की एक टाइप होती है जहाँ पे हमारे पास डेटा मल्टीपल नोड्स में कंसिस्टेंटली या कॉन्स्टेंटली आपके पास सेव हो रहा होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर को यूज़ करता है डेटा की मैनिपुलेशन के लिए और ऑपरेशन के लिए। स्पेशल किस्म का एक डेटाबेस होता है जो कि टिपिकली डेटाबेस से हटके होता है, क्योंकि इसमें डेटा सारा ब्लॉक्स की सूरत में और सेव हो रहा होता है, जो कि एक दूसरे से चेंड हुए होते हैं और ये आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे ही न्यू डेटा या नया डेटा हमारे पास आता है तो एक फ्रेश ब्लॉक जो है वो क्रिएट हो जाता है। उसमें डेटा जो है वो चेंज हो जाता है प्रीवियस ब्लॉक के साथ। तो जो कि अगर चेंज हो जाए तो फिर अगर एक्चुअली वो चेंज हो जाए, वो स्टोर हो जाए उसके अंदर, तो फिर उसको मॉडिफाई करना मसला होता है अगर एक मरतबा ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए तो। काफ़ी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं ब्लॉकचेन में, लेकिन कॉमनली आपके पास जो होती है अ, एक लेजर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। और मोस्टली लोग इसको फाइनेंशियली यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए या इन कामों के लिए। बिटकॉइन की एग्जांपल भी ले लें तो वो भी एक आपके पास क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव या यूं कह लें कि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। एक मरतबा अगर उसके ऊपर डेटा स्टोर हो गया तो फिर वो डेटा चेंज नहीं हो सकता। एट्रीब्यूट्स हमारे पास ये होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक्नोलॉजी के वो प्रोग्रामेबल होती है, सिक्योर होती है, एनोनिमसली आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव एक नेटवर्क होता है, म्यूटेबल होता है, चेंज नहीं हो सकता, टाइम स्टैम्प की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करके हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डेवलपमेंट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं इसके लिए। सॉलिडिटी एक एग्जांपल है जिसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। इसी सिमिलर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप किसी से कुछ लीज ले रहे होते हैं, तो कुछ टर्म्स आपकी होती हैं, कुछ सेलर की होती हैं, कुछ बायर की होती हैं। दोनों म्यूचुअली जब अंडरस्टैंड वो एक चीज़ पे म्यूचुअली एग्रीमेंट एग्री होते हैं तो फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना रोल प्ले करता है, एज लॉन्ग एज के दोनों अपनी कमिटमेंट्स को पूरा जब तक ना कर लें। इसमें ब्लॉकचेन के डेवलपर का रोल होता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट का रोल होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का, यूएक्स के डिज़ाइनर का, क्वालिटी के इंजीनियर का, और लीगल कंसल्टेंट का एक रोल होता है। ब्लॉकचेन की फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में भी यूज़ होती है और बहुत सारे लोग इसको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए और बाकी दूसरे तीसरे कामों के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें आपके पास जो डेटा होता है परमानेंटली सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से बात की जाए तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जिसमें आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जाती हैं, कोड किया जाता है, फिर डिज़ाइन होता है, उसमें बाद कोड किया जाता है, फिर डेवलपमेंट की जाती है, और फिर वो चीज़ आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस पे जाती है, क्वालिटी एश्योरेंस की जाती है और क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक पूरे का पूरा प्रोसेस है जिसमें टेस्टिंग वगैरह की जाती है और मेक श्योर किया जाता है कि जो प्रोडक्ट आपके पास या जो फीचर एक प्रोडक्ट का या जो सब फीचर बना है, ठीक है, वो काम कर रहा है जिसके लिए जो 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 कि उसकी रिक्वायरमेंट्स थी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक पेरेंट हमारे पास कैटेगरी होती है जिसमें हमारे पास सॉफ्ट क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी प्लानिंग और क्वालिटी कंट्रोल होता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में हम ये मेक श्योर करते हैं जी कि हमारे पास जो भी
कंप्लायंस होती हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स या स्टैंडर्ड्स होते हैं, या जो प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स या स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी कंप्लायंस हैं टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स, जो जो हमारे पास मार्केट में कंप्लायंस हैं, उनके साथ हम कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। प्लानिंग में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर कर क्वालिटी मैनेजमेंट में ये सॉफ्टवेयर प्लानिंग का पार्ट है। इसमें ये होता है कि एक टेस्ट केसेस वगैरह की बेस पे एक टेस्ट प्लान, एक तरतीब दिया जाता है, जिसमें चीज़ों के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, चीज़ों की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है, चीज़ों की फंक्शनैलिटी इन्वॉल्व होती है, या वो पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी बेस पे आप किसी टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस आती हैं आपके पास, और फिर आपके पास जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, वो सारा कुछ उसमें मैनेज किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास एक्चुअल जो प्रोडक्ट होता है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके फीचर्स या सब फीचर्स की। तो क्वालिटी कंट्रोल में मेक श्योर किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो उसके फीचर्स या सब फीचर्स हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं या नहीं है। रोल्स टेस्टिंग की अप्रोचेस जो होती हैं, वो हमारे पास मैनुअल टेस्टिंग होती है, और ऑटोमेटेड टेस्टिंग के कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, तो वो उनको यूज़ करके हम टेस्टिंग कर सकते हैं। रोल्स इसमें क्वालिटी इंश्योरेंस का मैनेजर का रोल होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर का होता है, लीड का होता है, क्यू एनालिस्ट का होता है, और टेस्टर का होता है। तो ये सॉफ्टवेयर में भी ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि आपके जो भी एप्लीकेशन बनती है, उसमें उसका सॉफ्टवेयर, उसकी जो क्वालिटी है, वो आपने मेंटेन रखी है या नहीं रखी, क्वालिटी कंट्रोल आपने की है या नहीं की, और वो कंप्लायंस उसकी है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पे जाने से पहले कोशिश यही होती है कि बहुत सारे इश्यूज को इसी लेवल पे कैप्चर कर लिया जाए और रिजॉल्व कर लिया जाए। जिसको आप कह सकते हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एकेडमिक्स को इकट्ठा किया जाता है, और फिर उनको अप्लाई किया जाता है, और फिर कुछ कंक्लूजन निकलता है। जैसे कि आईटी या कंप्यूटर साइंस और आईटी को, डोमेन या बिजनेस नॉलेज को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, मैथ एंड स्टेटिस्टिक्स को, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, कुछ टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, और फिर हमारे पास कुछ रिजल्ट या आउटकम आती है। तो ये एक मिक्स किस्म की फील्ड है। डेटा साइंसेस में ये होता है जी कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स, प्रोसेस और एल्गोरिथम्स वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से, और फिर उस नॉलेज को वो अप्लाई करते हैं, एक्शनेबल इंसाइट वो गेट करते हैं डेटा से, मुख्तलिफ डोमेन से, डेटा माइनिंग के थ्रू या मशीन लर्निंग के थ्रू। ठीक है, या बिग डेटा जो भी होता है उसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करके। तो स्पेसिफिकली देखा जाए तो मैथमेटिकली कुछ चीज़ें, कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ फंक्शंस, ठीक है, वो अप्लाई किए जाते हैं कुछ बिग डेटा पे या डेटा सेट्स के ऊपर, ताकि हमें कुछ डेटा प्रोवाइड हम कर सकें मशीन लर्निंग के मॉडल्स को, और वो हमें कुछ आउटपुट दे सकें। इसमें फीचर और लेबल्स होते हैं, कुछ डेटा आप प्रोवाइड करते हैं और कुछ आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एक्सपीरियंस इसमें सुपरवाइज और अनसुपरवाइज टाइप की टाइप्स होती हैं, जिसमें जो मॉडल्स जो हैं वो बिहेव करते हैं। डेटा साइंस कैसे काम करती हैं, आपके पास आप सबसे पहले डेटा गैदर करते हैं, उसका सोर्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, डेटा की एक्विजिशन करते हैं लॉग्स वगैरह से, डेटाबेसेस से, एपीआई से, ऑनलाइन रेपोज से। फिर डेटा की प्रिपरेशन का एक काम होता है, जो कि काफ़ी टाइम ले जाता है, क्योंकि इसमें आपने डेटा को क्लीन करना होता है, इनकन्सिस्टेंट डेटा निकालना होता है, मिसस्पेल्ड एट्रीब्यूट्स और डुप्लीकेट डेटा, और बाकी काम करने पड़ते हैं।
डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, डेटा को उस सूरत में ट्रांसफॉर्म किया जाता है जिसमें हमें चाहिए, ताकि हम उसमें से कोई एट्रीब्यूट्स वगैरह हाईलाइट कर सकें। एक्सप्लोरेटरी डेटा जो डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, और हम देखते हैं कि हम एक डेटा के ऊपर क्या कर सकते हैं, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं, फीचर वेरिएबल्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक मॉडल बना सकें। अल्टीमेटली मॉडल बनाना और उसको ट्रेन करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। डेटा मॉडलिंग में हम मुख्तलिफ टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं और फिर उनका रिज़ल्ट देख सकते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बिज़नेस की, वो उनको मीट करता है या नहीं करता। फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन वगैरह होती है, जिसके लिए मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनको हम यूज़ करके डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। और फिर इस मॉडल को डिप्लाई कर दिया जाता है किसी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर, और फिर वहाँ पे हम रियल टाइम में भी एनालिटिक कर सकते हैं, और बाकी बिजनेस वैल्यूज़ को उसका एनालिसिस करने के लिए या उसके एनालिटिक के लिए मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। रोल इसमें डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स का होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर का होता है, डेटा साइंटिस्ट का होता है, डेटा इंजीनियर का होता है, डीप लर्निंग इंजीनियर का होता है। तो मुख्तलिफ रोल्स हैं इसमें, और मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मुख्तलिफ किस्म के टूल्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। जो मोस्टली लैंग्वेज यूज़ होती है वो पाइथन होती है, जो कि बिल्ट इन आपको फंक्शनैलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देती है डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स में अप्लाई हो सकता है, ई कॉमर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, बैंकिंग में, फाइनेंस में। जहाँ जहाँ हमारे पास डेटा अवेलेबल है, वो डेटा हम यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उससे मॉडल जनरेट कर सकते हैं, और फिर जब आप कोई डायनामिक पैरामीटर उसको देंगे तो उसकी बेस पे एक आउटकम निकलेगी जो कि आपको आइडिया देगी, ठीक है, उससे रिलेटेड। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनिंग, बेसिकली ये डिज़ाइनिंग की फील्ड होती है जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हो सकती है, यूआई यूएक्स के डिज़ाइन हो सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग भी हो सकती है, थ्री डी आर्ट्स वगैरह, और बाकी एनिमेशंस और गेम की डिज़ाइनिंग और बाकी सारा कुछ हो सकता है। तो बेसिकली दो टर्म्स होती हैं आपके पास, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और साथ में वेब डिज़ाइनिंग। तो मोस्टली इनको सेग्रीगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें हमें पता चले कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर का ज़्यादा कंसर्न चीज़ें डिज़ाइन करने के साथ होता है, और उनके ठीक तरह से प्रिंट निकल आए इसके साथ होता है। वो मीडिया के ऊपर भी फोकस करता है, और उनकी प्रिंट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको फोकस करके उसमें जो काम कर रहा होता है, जैसे कि लोगो, आपके पास ब्रोशर्स, बैनर्स और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, वो ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो बना रहे होते हैं। तो गेम डिज़ाइनिंग, गेम के करेक्टर्स, एनिमेशन, थ्री डी आर्ट्स और दूसरा हिस्सा सब कुछ इसी में आ जाता है। वेब डिज़ाइनिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वेब से रिलेटेड जो काम होता है, एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग इससे जुड़ी हुई है, लेकिन वेब डिज़ाइनर का ज़्यादातर फोकस उसकी प्रिंट पे नहीं बल्कि वेब के ऊपर, रेंडरिंग के ऊपर होता है, मुख्तलिफ ब्राउज़र के ऊपर जो उसका बिहेवियर होता है उसके ऊपर होता है। उसको उसके प्रिंट वगैरह से ज़्यादा लेना देना कुछ नहीं होता। तो ये काम ज़्यादातर HTML में, CSS वगैरह में होता है, और बेसिकली वेब प्रोग्रामर्स ज़्यादातर फ्रंट एंड के डेवलपर भी होते हैं। इनके ठीक है ना भी हों तो उनको बेसिकली कुछ प्रोग्रामिंग का, HTML का, CSS वगैरह का या जावास्क्रिप्ट का ज़रूर आइडिया होता है। तो डिज़ाइनिंग की फील्ड होती है, इसमें ये होता है गेम वगैरह के लिए या UI UX, वेब के लिए थीम्स वगैरह लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस फील्ड में यही रोल होते हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इसका कुछ लिमिटेड सा या शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हमने देखा है, जिसमें हमें पता चला कि हमारे पास जो बेसिक फील्ड्स हैं, ठीक है, वो ये है। अभी इस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है, वैसे बेसिकली तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, किसी बंदे का या किसी प्रोफेशनल में आने वाले
स्टूडेंट्स का या न्यू कमर का इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। ज़्यादातर जो फील्ड्स नहीं है या जिनका मार्केट में स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर की फील्ड है, जो क्लाउड की फील्ड है, डेटा साइंस की फील्ड है, बिजनेस इंटेलिजेंस की फील्ड है, और हमारे पास मशीन लर्निंग वगैरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है। ये वो फील्ड्स हैं जो अभी इस मार्केट में नहीं है, तो उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। डेटा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी डिमांड इस वजह से ज़्यादा है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत सारा डेटा गैदर हुआ पड़ा है। वो उस रॉ डेटा से, जो डंप हुआ डेटा है, उससे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उससे अब रिलेटेड जो भी काम है, चाहे वो डेटा साइंस के थ्रू होते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब डेटा साइंस में अप्लाई होती है, जिसके बाद आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस या कोई और एनालिसिस करके कोई स्पेसिफिकली रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं या कोई ऐसा मॉडल जनरेट कर सकते हैं जो कि बिजनेस की हेल्प कर सके। इसी तरह बिजनेस इंटेलिजेंस प्रीवियसली या करंटली डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हैं, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट बिजनेस के लिए ग्रोथ है या बिजनेस के लिए फ़ायदा है। तो ये चीज़ उसमें ब्लॉकचेन, डॉक्यूमेंट स्टोर करना हो आपको, या कोई और दूसरी चीज़ें हों इस तरह की जिनको परमानेंटली स्टोर करना हो, तो उसके लिए यूज़ हो रहा है। ये भी बड़ा यूज़फुल है। क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में छाई हुई हैं, ठीक है, उसके लिए स्मार्ट एल्गोरिदम्स लिखे जाते हैं, तो वो भी एक अच्छी फील्ड है लॉन्ग टर्म में चलने वाली। बाकी ये वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये फील्ड्स काफ़ी ऐसे से मार्केट में हैं और ये ऑलरेडी बहुत मेच्योर हैं। डेटा साइंस की बहुत अच्छी फील्ड है, डेटाबेस मैनेजमेंट की बहुत अच्छी फील्ड है, नेटवर्किंग जो क्लाउड वगैरह पे है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हार्डवेयर लो प्रोग्रामिंग है या फर्मवेयर्स वगैरह है या आईओटी है, इसमें उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ऑलमोस्ट ऑल ही फील्ड जितनी भी हैं, इन सब का मार्केट में बहुत स्कोप है। इनको कंपेयर किया जाए तो शायद कोई एक थोड़ी सी ऊपर होगी या थोड़ी सी नीचे होगी, लेकिन ये तमाम वो फील्ड्स हैं जिनमें ईजिली लोगों को जॉब मिल सकती है। तो इसमें अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, और वो पार्टिकुलरली कौन सा एरिया है जिसके अंदर है, और आप उसमें काम कर सकते हैं। फिर इतनी छोटी फील्ड्स हैं नहीं है। जिस तरह अगर क्लाउड को देखा जाए तो क्लाउड में AWS भी है, एजोर भी है, गूगल का क्लाउड है, और भी कई प्रोवाइडर्स हैं। आप एक आध कोई सीख लें तो तब भी बहुत बड़ी बात है, या दो को जो मार्केट में चल रहे हैं, एजोर या क्लाउड, एजोर या AWS, तो ये बहुत बड़ी फील्ड्स हैं जिनको सीखने में भी टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि मार्केट में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो फर्दर मोर आप इसमें मज़ीद काम कर सकते हैं कि जो जॉब्स हैं उनको देख सकते हैं कि किसकी जॉब की सैलरी ज़्यादा है। अगर इसमें से फर्दर मज़ीद ड्रिल डाउन करने हैं आपने, कि फील्ड तो आपने चूज़ कर ली और अब आपने ये देखना है कि आपके पास जो फर्दर आके स्कोप है, ठीक है, या जो आप अगर सैलरी को देखना चाहते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, तो उस बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसमें से दो तीन फील्ड्स पसंद हैं, तीनों में ही मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये देखूँ कि सैलरी किसकी ज़्यादा है मार्केट में, तो वो मैं जॉब की जो पोर्टल्स वगैरह होती हैं, जो वहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, जॉब सीकर्स जहाँ पे जाते हैं वहाँ से देख सकता हूँ, या फिर कुछ सर्विस वगैरह मौजूद होते हैं जिसमें मुझे पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा मार्केट में जॉब्स कौन सी फील्ड की हैं और सैलरी किसकी ज़्यादा है। बहुत सारी वेबसाइट भी ऐसी अवेलेबल हैं, तो फिर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन जो भी करें सोच के करें कि फर्दर जब आप आगे चलें तो आपको दोबारा ये नहीं सोचना पड़े कि मैं काश ये कर लेता।